प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा यह देश के भविष्य के निर्माण और युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। निरंतरता का विश्वास लिए यह बजट गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने पर है केंद्रित। विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान के आगे बढ़ने से देश बढ़ेगा आगे। डीडी न्यूज से खास इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा, हर क्षेत्र में हो रहा है ऊर्जा का संचार। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को किया संबोधित। कहा, चुनौतियों के बावजूद राजकोषीय घाटे को किया कम। पूर्वी भारत, खासतौर पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा देश के अमृत काल में बनेंगे विकास के ग्रोथ इंजन। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश। गरीबों, महिला, युवा और किसानों के लिए कई घोषणाएं। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प। अंतरिम बजट में टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं, लेकिन वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला। पुराने विवादों को सुलझाने के कदम से कम 1 करोड़ करदाताओं को होगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने पशुपालन के क्षेत्र में विकास निधि के विस्तार को दी मंजूरी। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी। परिधान या परिधान के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट की योजना रहेगी जारी। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी। रिमांड पर फैसला सुरक्षित। 1 दिन के लिए जेल भेजे गए हेमंत सोरेन। 2 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी के एक तहखाने में पूजा की इजाजत के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले अंतरिम बजट से जुड़ी कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे केवल एक अंतरिम बजट नहीं बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की इसमें घोषणा की गई है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए
कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि इस अंतरिम बजट के जरिए सरकार का प्रयास है कि महिला, गरीब, किसान और युवाओं की सभी आकांक्षाएं पूरी हो सकें, जिससे कि देश के विकास और प्रगति हो सके। ये अमृतकाल कर्तव्य काल भी हम मानते हैं और इस कर्तव्य काल में देश को विकसित भारत 2047 के ओर ले चलने के लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर विचार बहुत विस्तृत रूप में हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में 4 ही ऐसे कास्ट को मान्यता हम दे रहे हैं डेवलपमेंट के विषय में। अगर हम महिला, गरीब और किसान और युवा को उनके हर आकांक्षाएं पूरी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और उनके आगे बढ़ने के कारण देश भी आगे बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में इस बजट में हम कहना चाहते हैं। और उसके लिए कौन सा ऐसे प्रावधान करना है, वो भी करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स का आयोजन हम बोल रहे हैं। कुछ पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया भी ले आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण अंचल में भी महिलाओं तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित की जाए। आप ये देख लीजिए, सिर्फ महिला बिल नहीं है, महिला बिल सर्टनली एक टॉप अचीवमेंट है। डिफेंस में हर रैंक में आज महिला आ सकते हैं, परमानेंट कमीशन उनको मिल रही है, सैनिक स्कूल महिला के लिए हो रही है और नेशनल डिफेंस एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में भी महिला का रिक्रूटमेंट हो रही है। तो बहुत दिन से स्पेस इंडस्ट्री में महिला रहने के बावजूद भी उनका रिकग्निशन, उनका अप्रिसिएशन अभी जितना हो रही है उतना पहले मैंने तो सुना ही नहीं। इसरो में महिला और उनका पेजेंट भी आपने देखा रिपब्लिक डे में। सो आपने सही बताया कि G20 में इसका बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ। विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट सिर्फ नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट हो रही है और दिल्ली डिक्लेरेशन में उसका एक वर्णन भी है। और आने वाले दिन में भी ये लखपति दीदी हो, SHG ग्रुप के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी गांवों में महिला के हाथ में रहना एक पावरफुल स्टेटमेंट है। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में राजकोषीय घाटे पर बात करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटा अभी 5.8% है, जो कि 5.9% से कम है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के बजट के लिए हमने राजकोषीय घाटा 5.1% रखा है और 2026 तक हमारा लक्ष्य इसे 4.5% तक पहुंचाने का है। The budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating
that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit on or below 4.5 even by FY26. और केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसके अलावा पूर्वी भारत, खासतौर पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा देश के अमृतकाल में विकास के ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर हैं। When I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they'll become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. 3 major corridors which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat, you just don't need to build for better passenger convenience, you need to build for better passenger convenience. You need to give them safety. You need to shorten the traveling time for them. So one of the corridor is going to give emphasis for high density routes where passengers traffic is very high. We need to bring efficiencies and better safety in those areas. But the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the 3 corridors that we're talking about. और यहाँ के एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको वीडियो कॉल के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे ये जो अमृतकाल का बजट है इसके हमारे लिए और आपके लिए क्या कुछ मायने हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देखें हमारा विशेष कार्यक्रम और अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए कि ये जो बजट, अंतरिम बजट आज प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, इसमें क्या कुछ अहम बातें रहीं। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। तो ये अमृतकाल का बजट है और इसमें देखिए सबसे पहले जो टैक्स की बातें हम कर लें तो टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो टैक्स दरें इस साल थी, यानी कि 2023-24 में, वही अब 24-25 में भी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा। ये आपको चौंका सकता है कि बिना कोई बदलाव किए कैसे आपको लाभ मिल जाएगा। तो वो ऐसे कि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्सेशन से जुड़े जो पुराने विवाद थे उसके समाधान की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। ये बहुत पुराना मामला है, डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, जो प्रत्यक्ष कर है उसको लेकर सरकार ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो ये कहा है कि वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित जो बकाया डायरेक्ट टैक्सेस थे उसकी मांग को वापस लेने का फैसला किया है। अब इससे फायदा ये होगा कि कराधान से, यानी कि टैक्सेशन से जुड़े सभी पुराने विवादित मामलों में करदाताओं को, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको अब राहत नहीं मिलेगी। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25,000 रुपए तक के मामले अब वापस हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये देखिए 2009 और 10 तक के जो मामले थे वो लंबित हो जाएंगे। 2010 से 11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे डायरेक्ट टैक्स मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामले भी अब वापस हो जाएंगे। तो ये इससे फायदा होगा जो इसमें इस चीज़ की मांग कर रहे थे। पुराने विवादों को सुलझाने से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। सरकार चाहती है कि कम से कम लिटिगेशंस हो और इसलिए इसके वजह से 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। और पुराने विवादों के समाधान के ऐलान से टैक्स रिफंड की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सुगमता आ जाएगी, ताकि लोग आसानी से उसको रिफंड हो सके सरकार की तरफ से। पिछले 10 वर्षों में जो डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है उसमें 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में भी 2.4 गुना की लगभग 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। और सरकार की कोशिश भी है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेस बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो बढ़ सकें। अगली बात हम करते हैं कि किस तरह से नया लक्ष्य क्या है सरकार का। अमृतकाल में सरकार का लक्ष्य क्या है, यानी कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है, किस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसर, क्षमता विकास पर, ये वो 3 चीज़ें हैं जिस पर कि सरकार केंद्रित कर रही है कि हम इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ ही सुधारों का भी अगला चरण शुरू होगा। और सरकार कह रही है कि इसके जरिए भी हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आर्थिक मदद, तकनीकी, एमएसएमई को सशक्त बनाने पर भी नई नीतियां होंगी। किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को और भी मजबूत किया जाए, इस पर भी सरकार आने वाले वर्षों में नीतियां बनाएंगी। ऊर्जा सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण, एनर्जी सिक्योरिटी, इस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है कि हम किस तरह से इसको और भी स्ट्रांग बनाएं, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर के मुल्कों पर वो कम से कम हो सके। तो ये सरकार का लक्ष्य है। आगे बढ़े तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। सरकार ने आज भी कहा अपने बजट स्पीच में, वित्त मंत्री ने, कि अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बीते दिनों बढ़ाया गया है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण हुआ है। इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो भी संसाधन है उसका बहुत ही पारदर्शी तरीके से जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक वो सारी चीज़ें पहुंची हैं। चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हो, युवा हो, अन्नदाता हो, ये जो सारा का जो फोकस है वो 4 स्तंभ है विकसित भारत के। चाहे वो किसान की बात कर लें, युवा की बात कर लें, गरीब की बात कर लें और किसानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, ये वो 4 स्तंभ हैं जिस पर कि सरकार आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ें तो किस तरह से जो गरीब कल्याण है वो देश का कल्याण यही है, सरकार का मंत्र भी यही है कि गरीब का कल्याण हो, यही सरकार का मंत्र है। और इसलिए आप देखिए 25 करोड़ लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, अलग अलग तरीके जो गरीबी हैं, उनसे बाहर निकलने का काम किया गया है। 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकालने का काम किया गया है। वित्त मंत्री ने आज बहुत एक महत्वपूर्ण ये घोषणा की कि खासकर 3 रेलवे कॉरिडोर, एक ऊर्जा से संबंधित, एक खनिज से संबंधित और एक सीमेंट से संबंधित बनाए जाएंगे आने वाले वर्ष में। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा,
एनर्जी, मिनरल्स और सीमेंट कॉरिडोर होगा। दूसरा जो होगा वो पत्तन यानी कि पोर्ट संपर्कता, पोर्ट कनेक्टिविटी जो गलियारा है वो होगा, ताकि देश के जितने भी गलियारे हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो उनको एक गलियारे से जोड़ दिया जाए, कॉरिडोर से जोड़ दिया जाए। और तीसरा जो होगा वो अधिक यातायात वाला गलियारा होगा, यानी कि जिससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का आवागमन होता है, उस गलियारे का निर्माण किया जाएगा। तो ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीज़ें पीएम गति शक्ति के तहत ही इनकी पहचान की गई है, ताकि हम इसमें और भी इसको मजबूती प्रदान कर सकें। और इससे होगा ये कि लागत कम होगी और सामान की जो आवाजाही है वो बहुत ही सुगमता से हम एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचा पाएंगे। तो ये अमृतकाल के बजट में इस बात की घोषणा की गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि लगातार इस पर काम किया भी जा रहा है और आने वाले वर्षों में इस पर लगातार सरकार का फोकस भी है। अगली स्लाइड पर चलें तो 40,000, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि 40,000 वैसी बोगियां जो बिल्कुल सामान्य बोगियां हैं, उनको वंदे भारत जो ट्रेन, नई ट्रेन चली है, उनके जो बॉगीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास बॉगीज़ जिसमें कि तमाम सुविधाएं हैं, उस स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। तो आने वाले वर्षों में जब भी आप इस तरह की ट्रेन में यात्रा करें जो कि सामान्य ट्रेन हैं, उनमें भी आपको उस तरह के वंदे भारत ट्रेन जैसी जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। साथ ही साथ विकसित भारत के लिए नेचर यानी कि एनवायरनमेंट, प्रकृति के साथ विकास, इसका मिशन है कि इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। इसमें सामंजस्य और तालमेल बिठाकर चलना है कि प्रकृति भी हमें चाहिए और साथ साथ हमें विकास भी चाहिए। तो ये कुछ अहम जो बजट की बातें रही हम आपको बताएं, किस तरह से नेचर भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए और विकास भी चाहिए, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जो 4 स्तंभ हैं उसको लेकर बजट में बहुत सारी अहम बातें कही गई और हमने इसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रखेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अंतरिम बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि PM मोदी ने बीते 10 वर्षों में रेलवे की प्रगति पर खासा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान नई तकनीक और अन्य सुविधाओं से भारतीय रेल को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. और अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत आज स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कि कवच सिस्टम पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज अत्याधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेनों से यात्रा को और भी सुगम और आरामदायक बना रहा है। Automatic train protection, which was installed by railways world over in 1990, started in India in 2016. From 2016 onwards, good focus, proper focus on getting ATP, which is Kavach, has started. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat, Vande Metro and Vande Sleeper are being developed. Many of them are already running and very popular. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 2024 के इस अंतरिम बजट को सामाजिक कल्याण और देश के विकास के प्रति समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट राम राज्य की परिकल्पना को दर्शाता है और इसमें विकसित भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी साफ तौर पर झलकता है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। और अंतरिम बजट पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने की उन्होंने उम्मीद जताई है। भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच। और अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में हर वर्ग पर उचित ध्यान दिया गया है। साथ ही ये बहुत प्रगतिशील बजट है और एक समृद्ध भारत की नींव रखता है। Finance Minister Srimati Sitharaman ji has in her interim budget been able to bring out a confident India story
a story of resilience despite severe geopolitical tensions, a story of growth and forward movement which will make India a developed nation by 2047, a story which talks about every section of society, be it our youth, be it our annadatas, our farmers, be it the poor, or be it women. Every section has received due attention. It's very progressive, very forward-looking, and lays the foundation of a prosperous India. और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि ये देश के विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और हम अंतरिम बजट से जुड़ी और भी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देश दुनिया की कुछ और खबरों पर एक नजर डालें तो झारखंड में सियासी गहमागहमी के बीच आज हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। इस बीच चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर से। चंपई सोरेन को आज भी राजभवन से निराशा हाथ लगी। राजभवन आज वो 3 और विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और गवर्नर को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास विधायकों का समर्थन है, ऐसे में उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेकिन राजभवन की ओर से वो न्योता नहीं मिला और उसके बाद उन्हें यहाँ से बेरंग लौटना पड़ा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने पेश किया और उसके बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये तय है कि आज हेमंत सोरेन की जो रात है वो होटवार जेल में कटने जा रही है और इसके बाद जो उनको ईडी ने 10 दिनों का जो रिमांड मांगा है कोर्ट से, उस पर कल फैसला होगा। आज दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी और जो हेमंत सोरेन के वकील थे उन्होंने ईडी के पक्ष का विरोध किया था और उसके बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो तमाम तरह की गतिविधियां आज दिन भर होती रही। साथ ही साथ दिन भर ये भी अटकलों का बाजार गर्म रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन का जो कुनबा है, उसके विधायकों में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति है और वो जो गठबंधन को एकजुट रखने की जो कोशिश हो रही है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, इसके लिए दिन भर ये चर्चाएं चलती रही कि यहाँ के विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी यहाँ लाया गया। लेकिन चूंकि मौसम खराब था, इस वजह से जो विधायक को बाहर ले जाने की प्रक्रिया थी वो भी नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी अटकलों का बाजार पूरी तरह से गर्म है और इस बीच फिर से जो तमाम विधायक हैं वो भी अभी एक तरीके से रांची के सर्किट हाउस में कैद है और पूरे राजधानी रांची के आसपास जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और साथ ही साथ जो आज आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था उसका कोई खास असर नहीं हुआ और उसके बाद झामुमो ने उससे अपने हाथ खींचे थे। तो ये तमाम गतिविधियां आज दिन भर चलती रही। अब सिर्फ निगाहें टिकी हुई है राजभवन पर कि राजभवन की ओर से कल क्या कुछ फैसला मिलता है और नई सरकार को लेकर क्या कुछ स्वरूप सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति असमंजस की बनी हुई है वो नजर आ रही है और तमाम जो विधायक हैं वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जेएमएम की ओर से एक वीडियो भी जारी किया जाता है कि उनके 43 विधायक इंटैक्ट है और एक साथ है और वो एक तरीके से परेड करने का वीडियो। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे दिवाकर किस तरह से झारखंड में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तमाम जो विधायक है वो वहाँ पे हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक चंपई सोरेन को वहाँ पे नहीं बुलाया गया है और जबकि चंपई सोरेन लगातार कह रहे हैं कि हमें आप बुलाइए, हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं। बढ़ेंगे आगे और जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिम बजट पेश किया गया और ये इस बजट के क्या कुछ मायने हैं, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर
के सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुब्रमण्यम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो आज का अंतरिम बजट पेश किया गया, उसके मायने, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत ही करीबी से जानते और समझते रहे हैं, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया इस अंतरिम बजट को लेकर कैसा रहा ये बजट? मैं 3 शब्दों में इस बजट का वर्णन करूंगा। जिम्मेदार बजट है, दूरदर्शी बजट है और इसीलिए विकासशील बजट है। जिम्मेदार क्योंकि फिस्कल जो कंसोलिडेशन है उसमें काफ़ी काम किया गया है। 5.8% इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट नंबर है वो रहेगा। आगे के साल में 5.1%। यदि आप दूरदर्शी जो बजट है, जो मैं कह रहा था, उसमें 1 लाख करोड़ का जो लागत दी गई है इनोवेशन और रिसर्च के लिए, 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है 11% से बढ़ाई जा रही है और इसके अलावा जो राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जो प्रोत्साहन है वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स के जरिए और करीब 75,000 करोड़ की लागत है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को भी उसमें वृद्धि लाने के लिए उसमें भी काम किया जा रहा है। तो ये सब अब मिला जुला के देखें तो ये काफ़ी दूरदर्शी बजट है और चूंकि इसमें कोई पॉपुलिस्ट ऐसा कोई कदम नहीं था, तो मिला के देखें तो जिम्मेदार बजट है और दोनों को मिला के इसलिए ये विकासशील है। सुब्रमण्यम जी, जैसा कि आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है और हम जानते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 11.1% यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको गतिशक्ति के तहत? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से जो फिस्कल स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव आया है, काफ़ी देश में पूंजी में जो है उसमें ध्यान दिया गया है और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 3.5 गुना बढ़ाया गया पिछले साल तक और उसके ऊपर इस साल जो है 11% की जो बढ़ोतरी है और राज्यों के लिए कैपेक्स करने के लिए जो उधार 0 इंटरेस्ट में दिया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैंने पहले भी बतलाया है, यदि सरकार 100 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है तो उससे जो है इकोनॉमी में 400-500 रुपये बढ़ती है 3-4 सालों में। इसके मुकाबले यदि रेवड़ियाँ बांटने में एक्चुअली यदि 100 रुपये लगाया जाता है तो उससे जो अर्थव्यवस्था में सिर्फ 95 रुपये आते हैं, तो वो अच्छा निवेश नहीं है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ सकते हैं कि यदि 100 रुपये आप डाल रहे हैं, 95 रुपये ले रहे हैं तो अच्छा निवेश नहीं है, लेकिन 100 रुपये डाल रहे हैं और 400-500 रुपये एक्चुअली आपकी आ रही है 3-4 साल में, तो बहुत अच्छा निवेश है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा निवेश है और सरकार इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मेरे अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और खर्च होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत जो अमृतकाल में यदि विकसित देश बनना है तो हमारी जो हमारा बुनियादी ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो विकसित देशों के जैसा होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है लागत हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको बढ़ानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि जो पूरी बजट जब आएगी जुलाई के महीने में तब वित्त मंत्री साहिबा तब उसको 20% तक बढ़ाएंगी। बिल्कुल। और इस पे एक प्रतिक्रिया सुब्रमण्यम जी कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने फैसला किया कि 11.1% बढ़ाया जाएगा, इसका इम्पैक्ट देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको नजर आएगा? देखिए, यदि आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो इसमें कौन से क्षेत्र हैं जिस पर ध्यान किया जा रहा है। एक आपका रोड्स है, दूसरा आपका रेलवेज है। रोड्स और रेलवेज दोनों जो है लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट होती है इसको कम करती है।
इसके अलावा पावर सेक्टर में काफ़ी निवेश हो रहा है। ये पावर सेक्टर से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए जो पावर की जो कॉस्ट होती है वो कमती है। और इसके अलावा जो बाकी रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं, जैसे लेबर लॉ की बिल है वो पास की गई है, और मैं आशा करता हूँ कि जब नई सरकार आएगी उसकी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स हैं वो भी राज्यों के साथ मिलकर उसको लागू किया जाएगा, ताकि लेबर रिफॉर्म्स फंक्शनल हो जाएं। तो इन सबको मिला के जब देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वृद्धि है वो और तेजी आएगी, मेरा अनुमान है। और वित्त मंत्री ने सुब्रमण्यम जी रेलवेज को लेकर और 3 नए कॉरिडोर की उन्होंने घोषणा की है, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा गति शक्ति योजना के तहत? ये बहुत अहम है, क्योंकि जो हाई ट्रैफिक कॉरिडोर है उसमें यदि ध्यान दिया जाए, क्योंकि काफ़ी उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें होता है, तो उसमें यदि समय जो लगता है वो कम हो जाए तो उससे काफ़ी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ोतरी मिलेगी। वैसे ही यदि आप मिनरल्स और सीमेंट और एनर्जी, ये 3 चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है, तो इन जो सेक्टर्स हैं उसमें भी रेलवेज में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उसका काफ़ी लाभ होगा। तो ये भी गति शक्ति के दौरान जो मल्टी कनेक्टिविटी है उसको और सुधारना बहुत ही अहम है, और ये अच्छा है इसको देखकर कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है। सुब्रमण्यम जी, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया जब वो सराह रहे थे इस बजट को। उन्होंने कहा कि जो कॉर्पस बनाया गया 1 लाख करोड़ रुपीस का, खासकर प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, भारत की जो एक संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, उसमें रिसर्च एंड इनोवेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमने देखा है बीते वर्षों में भी। ऐसे में इतना बड़ा कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपीस का कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में रिसर्च एंड इनोवेशन में भारत कितना आगे बढ़ेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि मैंने अपना करियर रिसर्चर के रूप में शुरू किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के, क्योंकि मैं पहचानता हूँ कि रिसर्च और इनोवेशन से हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी बढ़ती है। यदि आप ध्यान देंगे तो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें हमने एक चैप्टर लिखा था, क्योंकि 2020 में पहली बार भारत जो है जो 50 देश हैं जिसमें जो इनोवेशन में सबसे इनोवेटिव है उसमें पहली बार भारत आया था। ये आप समझेंगे कि यदि भारत को जो टॉप 3 इकोनॉमीज में यदि आना है तो इनोवेशन में टॉप 10 में तो होना पड़ेगा। उसके लिए इतनी जो लागत दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यदि आप जोड़ के देखें जो 2019 के बजट में मतलब सरकार ने था, इसमें ध्यान है कि जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसको भी जो अनाउंस किया गया था उसमें काफ़ी कदम अभी एक्टिवेट भी किए गए हैं। तो ये जो 1 लाख करोड़ है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिला के देखें तो इसका असर काफ़ी अच्छा आएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इनोवेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, और भारत की जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेशन का जो पूंजी रखी गई है 1 लाख करोड़ की, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और प्रतिक्रिया सुब्रमण्यम जी की, ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार अच्छा खासा जोर दे रही है, और हम जानते हैं कि 2070 तक भारत चाहता है कि जो कार्बन एमिशन है वो हमारा कम से कम हो सके, कार्बन न्यूट्रल हो सके। इस दिशा में वित्त मंत्री ने कहा कि हम आने वाले वर्षों में जो ई बसेज हैं उसको और भी हम लाएंगे सड़कों पर, ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम हो सके। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत आगे चलकर इस पे कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहता है, और इसमें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कम करना, और एक और इसमें जो कदम ली गई है जो चार्जिंग स्टेशन की, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं लेकिन वो यदि चार्जिंग ना कर पाएँ तो उससे बाधा आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल में। तो चार्जिंग स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों को मिला के देखें तो एक्चुअली बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। और वित्त मंत्री ने ग्रीन ग्रोथ की बात की, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि किस तरह से सरकार जो है इसको लेकर प्रतिबद्ध भी है। लेकिन सुब्रमण्यम जी, एफडीआई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि जो नेगोशिएटिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हम नेगोशिएट करेंगे, और हमारा जो एफडीआई का फॉर्मूला है, जो परिभाषा है, वो फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया है। तो फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया की दिशा में एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, कैसे देखते हैं आप?
इसमें ये तो मैं यदि कोई भी राष्ट्र, वो हमारा राष्ट्र हो या कोई और राष्ट्र, जब एफडीआई चाहता है तो वो एक्चुअली अपने लोगों को उससे एक्चुअली लाभ आए, यही दृष्टिकोण से करना चाहता है। लेकिन जो 2014 से पहले जो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो की गई थी, उससे भारत को उतना लाभ हुआ नहीं। तो इसीलिए ये एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कि फर्स्ट डेवलप इंडिया एफडीआई की जो परिभाषा दी गई है, यही दृष्टिकोण होना चाहिए और इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना ये एक्चुअली बहुत अहम है। और इस दृष्टिकोण से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जाए तो भारत को इससे लाभ होगा। डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर भी वित्त मंत्री ने बहुत अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर, टूरिज्म से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्यों में, उसको और भी मजबूत किया जाएगा और जो आइलैंड्स हैं, खासकर लक्षद्वीप आइलैंड, उसको भी इससे जोड़ा जाएगा। तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि टूरिज्म सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, खासकर रोजगार के लिहाज से, और सरकार भी इस दिशा में लगातार काम करे, खासकर डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? यह बहुत अहम है, क्योंकि यदि आप जो भी अयोध्या में हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो उत्साह देखा है, बिल्कुल यही, और काफी सारे अभी इन्वेस्टमेंट जो बैंक से उनके रिपोर्ट भी आए हैं, उन्होंने ये आंकलन किया है कि अयोध्या जैसी जगह में टूरिज्म काफी बढ़ेगा। और ऐसे ही स्पिरिचुअल टूरिज्म है, भारत एक बहुत ही अहम केंद्र है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, तो उससे ध्यान दिया जाना। राज्यों में 3, 4 या 5 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर राज्य यदि ले और उस पर काम करे तो 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, जिससे कि काफ़ी उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे और उससे रोजगार भी बढ़ेगा। ये एक्चुअली हमारे युवा उनके लिए रोजगार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर राज्यों के लिए भी सुब्रमण्यम जी, वो है कि 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई है, उसमें ये कहा गया कि उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किस तरह से जो राज्य हैं उनका विकास हो पाएगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? इसमें आप देखें तो पिछले साल जो लागत रखी गई थी वो 1.3 लाख करोड़ की, 1.3 लाख करोड़ की रखी गई थी, और उसका राज्यों ने काफी अच्छा अभी तक उसका इस्तेमाल किया है। 98,000 करोड़, जो 1.3 लाख करोड़ में से 98 लाख करोड़ राज्यों ने अभी उसमें खर्च किया है, जिसके चलते इस साल जो है राज्यों की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 47% की वृद्धि हुई है। उसमें 47% की वृद्धि बहुत बिल्कुल बड़ा आंकड़ा होता है। तो ये साफ है कि जो प्रोत्साहन केंद्र सरकार ने दिया है राज्यों को कि उससे राज्य जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसमें निवेश करें, तो राज्य उसमें उसका फायदा उठा रहे हैं। तो यही देखकर केंद्र सरकार ने इसमें एक्चुअली और प्रोत्साहन देने को समझा है, और ये एक्चुअली एक अच्छा कदम है। इसमें जो लागत रखी गई है, वित्त मंत्री साहिबा ने एक 75,000 करोड़ तक की भी बात की। ये मुझे उतना समझ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें कि किस कैटेगरी में ये अलग है 1.3 लाख करोड़ से, कि उसी का एक हिस्सा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन यदि उसको 1.3 लाख करोड़ भी रखें तो उसका जो इस्तेमाल है वो काफी अच्छा होगा। ठीक। एक और टूरिज्म के लिए भी यही इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को दी जा रही है, जिससे कि टूरिज्म में और बढ़ावा होगा, और जैसे हम बात कर रहे थे जी, वो बहुत अहम है रोजगार के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के कृष्ण सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व में वो भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।